हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, अब हम लोग जुलाई मंथ का करेंट अफेयर्स देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से। अगेन आपको पता है कि हमारा प्रोसीजर क्या है। तीन टाइप के टॉपिक्स होते हैं बेसिकली। एक तो ओनली फॉर प्रीलिम्स, एक प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, और एक टॉपिक जो कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, ऐसे बस रनिंग कमेंट्री होती है, इस पर अटेंशन नहीं देना है। जो टॉपिक स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लिख लेंगे अपने नोट्स में। और जो जो टॉपिक इन जनरल इंपॉर्टेंट है बट स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस वगैरह में उसको यूज किया जा सकता है, वी विल जस्ट लिसन टू दैट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ जुलाई 2023 करेंट अफेयर्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों इंडिया एंड श्रीलंका के ऊपर पे। तो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है, प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। तो इस टाइप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट साल भर आते रहते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो इंडिया ने कैसे उसको हेल्प किया। तो इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू हैंड ओवर इट्स लेटर ऑफ सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ श्रीलंका टू IMF। देखिए जितने भी कंट्रीज ने किसी कंट्री को मेजर लोन दिया हुआ है, उन सारे कंट्रीज से आपको एक एश्योरेंस लेटर देनी पड़ती है, लेटर ऑफ सपोर्ट देनी पड़ती है। तो श्रीलंका के मेजर जो क्रेडिटर्स थे उसमें एक था इंडिया, एक था चाइना। तो इंडिया ने ही सबसे पहले लेटर ऑफ सपोर्ट दिया कि भाई इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको सपोर्ट करो जल्दी से जल्दी। फिर इंडिया ऑल्सो एक्सटेंडेड $4 बिलियन इन फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो $4 बिलियन का फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। इंडिया डिस्पैच्ड सेवरल शिपमेंट्स ऑफ एसेंशियल्स सच एज फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीज़ें भी श्रीलंका को प्रोवाइड करी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया दोस्तों। अब आइए आइए इंडिया और श्रीलंका के टाइज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ISFTA। ये 1998 से ही चली आ रही है। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किए हुए हैं श्रीलंका के साथ। ओपन एयर एग्रीमेंट, एयर बबल एग्रीमेंट एंड ऑल दैट। फिर अदर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस हैं जैसे ट्रेड। तो पूरे वर्ल्ड ऑयल का 2/3 और हाफ ऑफ वर्ल्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन पासेस थ्रू साउथ ऑफ श्रीलंका। मतलब जैसे देखिए ये इंडिया हो गया, इधर ये हो गया श्रीलंका। तो इसके इधर से जो है आपका बहुत सारा 2/3 ऑयल पास होता है। ठीक है, हाफ ऑफ वर्ल्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ठीक ठाक पास होता है। सोचो ना कि इधर से ये आ गया आपका वेस्ट एशिया और इधर है आपका चाइना। तो वेस्ट एशिया से कोई चीज़ चाइना जानी है तो वो इसी रूट से जाएगी ना, श्रीलंका होकर के ही जाएगी। तो इसलिए भी उसका इम्पोर्टेंस है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका जो है इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है फॉर इंडियाज पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर सागर डॉक्ट्रिन भी जो है उसके लिए भी श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री सिग्निफिकेंस है इंडिया और श्रीलंका के। दोस्तों हम लोग कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी साथ में करते हैं जैसे मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में, जैसे बुद्धिज़्म जो है दोस्तों, आपको पता है कि जो अशोक मौर्य था उसने अपनी बेटी को भेजा था बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए श्रीलंका में। तब से श्रीलंका में एक मेजर रिलीजन है बुद्धिज़्म। उसके अलावा श्रीलंका में बहुत सारे इंडियन जो ये तमिल्स रहते हैं जिनका पीपल टू पीपल टाइज है इंडियन तमिल्स के साथ में। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया आपका इंडिया, यहाँ पर है कन्याकुमारी, ये है तुतिकोरिन। ठीक है, और ये है कराईकल, और ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, इसके श्रीलंका और इंडिया के बीचों बीच में यहाँ पर कहीं है काछाथीवू आइलैंड। काछाथीवू आइलैंड पहले इंडिया का पार्ट था, इंडिया ने इसको सीड कर दिया श्रीलंका को। एनीवेज, आइए दोस्तों देखते हैं डाइवर्जेंस क्या क्या है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में। तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि देखिए एसिमेट्रिकल पावर है इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा पावर है, ऐसे केस में ट्रस्ट डेफिसिट नेचुरल है। फिर फिशिंग डिस्प्यूट्स है, जो मैंने आपको बताया कि काछाथीवू आइलैंड के पास अगर जाते हैं इंडिया के, अगर जो फिशरमैन्स हैं
वहाँ से जा कर के अगर फिशिंग करते हैं तो कई बार जो श्रीलंकन आर्मी है वो उन पर, श्रीलंकन नेवी उन पर गोलियां बरसा देती है दोस्तों, या फिर उनको अरेस्ट वगैरह कर लेती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, आपको पता है कि अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी था और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था, सरकार भी गिर गई थी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही। फिर स्ट्रेटजिक इश्यूज ड्यू टू इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस। देखिए चाइना ने श्रीलंका में काफ़ी सारा जैसे एक हम्बनतोता पोर्ट को हथिया लिया है, ठीक है। तो ये सारा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। फिर तमिल क्वेश्चन है, इंडिया जो है, देखिए श्रीलंका में 13th अमेंडमेंट लाया गया था वहाँ के तमिल्स को पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए, ठीक है। जनरली जैसे इंडिया में सारे लोग वोट वगैरह दे सकते हैं या सारे लोग इक्वल हैं, तो ऐसा सिचुएशन श्रीलंका में नहीं है। जो श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के लिए लाया गया था 13th अमेंडमेंट श्रीलंका में, श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इस कारण से जो इंडियन तमिल्स हैं, जो जो तमिलनाडु वगैरह में रहते हैं, उनको काफ़ी दुख होता है। क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए हमारा इंडिया श्रीलंका रिलेशन में? तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन में हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए कंटिन्यूड एफर्ट्स, लगातार आप लगे रहिए। ऑलवेज बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जब भी कोई फाइनेंशियल पॉलिटिकल या आपका डिजास्टर रिलेटेड क्राइसिस आती है। प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक बिम्स्टेक एंड सार्क, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट परमानेंट सोल्यूशन फॉर द फिशरमैन इश्यूज, ठीक है, ताकि उन पर गोलियां न बरसाई जाए, उनको अरेस्ट न किया जाए। ट्राई टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है, क्योंकि टेररिज्म से अब श्रीलंका भी इम्पैक्टेड है दोस्तों, ठीक है, और इंडिया तो इम्पैक्टेड है ही है। फिर ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि श्रीलंका का एक स्मॉल स्टेट है, स्मॉल स्टेट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्रस्ट बिल्ड करो। फिर प्रमोट पीपल टू पीपल टाइज, सो ऑल दिस कैन बी डन। आइए दोस्तों इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो इंडिया फ्रांस ने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने स्ट्रेटजिक रिलेशंस की, ठीक है। और 2047 के लिए इंडिया और फ्रांस ने एक फ्रेमवर्क साइन किया है, द होराइजन 2047 फ्रेमवर्क। सो जस्ट राइट इट डाउन, द होराइजन 2047 फ्रेमवर्क इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, द होराइजन 2047 फ्रेमवर्क इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इस देख लीजिए होराइजन 2047 फ्रेमवर्क का क्या क्या आउटकम्स है। तो ज्वाइंट कमिटमेंट टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, फिर देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक को ये करना है। इंडो पैसिफिक पर रोड मैप तैयार किया गया है, ठीक है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन करना मार्साइल्स में, मार्साइल्स आपको पता है फ्रांस में है, ठीक है। और ब्यूरो डी फ्रांस हैदराबाद में ये करना बेसिकली कि और भी एक तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इंडिया और फ्रांस के बीच में। जैसे कैपिटल में तो होता ही है, जैसे दिल्ली में फ्रांस की एम्बेसी होगी और पेरिस में इंडिया की एम्बेसी होगी, बट इसके अलावा भी जैसे हैदराबाद में भी एक ब्यूरो खोलना फ्रांस का और मार्साइल्स में इंडिया का ब्यूरो खोलना, इट विल हेल्प, ओके। फिर देखिए फ्रांस सपोर्ट करेगा इंडियन प्रोग्राम ऑफ ऑन सस्टेनेबल सिटीज, फ्रांस सपोर्ट करेगा इंडियन प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है। तो ये देख लीजिए CITIIS 2.0, बस इतना लिख लीजिए। ये इंडियन सिटीज़ को हेल्प करेगा, राइट, कि इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज इन इंडिया, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं इसमें मतलब कौन कौन लोग सपोर्ट करें, तो एक है फ्रांस, जर्मनी प्लस EU, प्लीज़ राइट इट डाउन। जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बस मैं वही लिखवाता हूँ, बाकी बस सुनते जाइए, ठीक है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। टाइमलाइन ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस क्या है दोस्तों? 1947 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट कर दिया था फ्रांस के साथ में। फिर 1998 में हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया था। तो इसी 1998 से अब 25 ईयर्स हो गए हैं, यानी अब हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के भी 25 ईयर्स हो चुके हैं, और इन रिलेशन बिगिन हुए हमारे 75 ईयर से अधिक हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है, होराइजन 2047 फ्रेमवर्क इंडिया और फ्रांस के बीच में।
अब देखते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस में क्या क्या कन्वर्जेंस है, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया फ्रांस को पास लेकर के आती है। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर, इंडिया वांट्स टू मॉडर्नाइज इट्स डिफेंस सेक्टर फॉर विच इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रांस। इंडिया का आपको पता है कि जो डिफेंस इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है रसिया से, लगभग 45%। नंबर 2 पर है फ्रांस, नंबर 3 पर है यूएस। फ्रांस से एग्जैक्टली कितना परसेंट होता है वो नहीं पता मुझे, बट आप समझ सकते हैं कि फ्रांस से सब अच्छा खासा इंपोर्ट होता है, डिफेंस इंपोर्ट होता है, क्योंकि फ्रांस हमारा नंबर 2 है मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंपोर्ट हम लोग फ्रांस से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, रसिया के बाद फ्रांस से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ने फ्रांस से क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है तो ये देख लीजिए, P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा रफाल एयरक्राफ्ट, इन सबको हम लोगों ने फ्रांस से इंपोर्ट किया। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं दोस्तों, विच इज़ नॉट मैंशनड हियर। एनीवेज, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में है। हम लोगों ने साइन किया है, इंडिया ने फ्रांस के साथ साइन किया है एग्रीमेंट टू रोल आउट यूपीआई इन फ्रांस एंड यूरोप। सी, इंडिया एंड फ्रांस हैज साइंड एग्रीमेंट टू रोल आउट यूपीआई इन फ्रांस एंड यूरोप। तो यूपीआई जो कि इंडिया का इंटरफेस है, ठीक है, इसको फ्रांस और यूरोप में भी लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ऑल्सो इंडिया एंड फ्रांस कन्वर्ज टुगेदर ऑन द मैटर ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म, ठीक है, काउंटरिंग टेररिज्म। फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया है फॉर द एडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन यूएन। रिमेंबर दिस, फ्रांस हैज सपोर्टेड इंडिया in the adoption of comprehensive convention on international terrorism in the UN, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमें फ्रांस की ज़रूरत है। फिर देखिए, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के ही लॉन्च किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी हमें फ्रांस की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी हमें फ्रांस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, फ्रांस सपोर्ट्स इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें एज ए परमानेंट मेंबर की तरफ फ्रांस हमें सपोर्ट करता है। फ्रांस के हेल्प से ही हमने जो 3 आपके ग्रुपिंग्स हैं उसके मेंबर्स हम लोग बने हैं। एक तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, फिर दूसरा वासेनार अरेंजमेंट, और तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। अभी एक और एग्रीमेंट बचा है दोस्तों, एनएसजी, इसके मेंबर्स हम लोग नहीं है, हालांकि फ्रांस सपोर्ट करता है। ये चाइना के काउंटर के कारण से हम लोग एनएसजी के मेंबर्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, बट ठीक है। फिर जियो स्ट्रेटजिक भी कुछ हमारा कन्वर्जेंस है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट स्ट्रेटजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पार करिए। देख लीजिए चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में। तो चैलेंजेस हैं कि फ्रांस ने साइन कर लिया दोस्तों चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी के अगेंस्ट है, क्योंकि देख लीजिए ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इधर ये गिलगित बाल्टिस्तान है और ये थोड़ा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन को क्रॉस करते हुए ही पाकिस्तान में जाता है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन को क्रॉस करता है। गिलगित बाल्टिस्तान क्या है, इंडिया का ये पार्ट है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है दोस्तों। और फ्रांस ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया हुआ है। फिर देखिए डिलीवरी ऑफ रफाल प्लेन में थोड़ा डिले भी हुआ था, क्योंकि इसमें रफाल डील में करप्शन वगैरह का बात उठाया गया था। फिर बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी बहुत कम है। फिर देयर आर टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी इशूज ऑल्सो। तो ये सब सिर्फ आपका ओनली फॉर मेंस इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए फिर वे फॉरवर्ड देखते हैं इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाया जाए। तो कंप्लीट करिए द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, जो भी इंडिया फ्रांस के बीच में प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए। कम अप विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ईयू, जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाने में फ्रांस के हेल्प से हम लोग उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। फिर सिविल सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट करिए इंडिया और फ्रांस के सिविल सोसाइटीज़ को।
ठीक है, ताकि वो लोग मिल करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह हमको प्रमोट करना चाहिए, स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके क्या कहते हैं, द पॉलिसी फॉरजेज अ स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशन बेस्ड ऑन, यानी इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये सारे हो गए इंडिया के नेबर्स। तो इन सभी के बीच में हो गया इंडिया, इंडिया है। तो इंडिया को अपने नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग है ये इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोलता है कि हमारा रिलेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव, यानी बातचीत करके, नॉन रेसिप्रोकल, यानी हम उनको कोई हेल्प करें तो उनसे उतने ही बड़े हेल्प की डिमांड ना करें, क्योंकि जनरली हमारे आसपास जितने कंट्रीज हैं वो हमसे बहुत छोटे छोटे हैं, या साइज में भी, इकोनॉमी में भी, हर एक मामले में हमसे छोटे हैं वो, ठीक है। फिर आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के, इसको 5S प्रिंसिपल आप बोल दो, 5S प्रिंसिपल क्या क्या है, कैसे हम लोग को डील करना है अपने नेबर्स के साथ, सम्मान के साथ यानी विथ रिस्पेक्ट, संवाद यानी डायलॉग, शांति यानी पीस को प्रमोट करना है, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को प्रमोट करना, और संस्कृति यानी पीपल टू पीपल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर हम लोग को का सहारा लेना है। तो 5S अप्रोच क्या है, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति। इसको आप ऐसे भी मेंस वगैरह में लिखेंगे, इस टाइप के कीवर्ड्स, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये पॉलिसी है टू रिक्वायर्ड टू हैंडल इंडिया एक्सटर्नल थ्रेट्स बेटर, अचीव द नेसेसरी सपोर्ट इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक यूएन। तो अगर हम लोग इस तरीके से अपने नेबर्स के साथ डील करते हैं तो जो मल्टीलेटरल फोरम्स वगैरह है उसमें हम लोगों को अपने नेबर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी हम लोग ईजिली टैकल कर पाएंगे। देखिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं अपने नेबरहुड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, इंडिया ने अफगानिस्तान में डेलाराम टू जरंज जो है रोड बना है, इसको आप लिख लेंगे, डेलाराम टू जरंज, ये रोड कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, और डेवलप्ड बाय इंडिया, प्लीज राइट इट डाउन। इसके अलावा देखिए अफगानिस्तान में इंडिया ने पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाया है, उसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स में बनाया है इंडिया ने। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने प्रोवाइड किया टू मैनी ऑफ द कंट्रीज सच एज नेपाल को हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान वैक्सीन प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग भूटान को। इसके अलावा हम लोग जो है UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू श्रीलंका और भूटान सबको हेल्प करते हैं। ठीक है, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में या इंडिया की नेबरहुड के साथ क्या क्या चैलेंजेज हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो देखिए एक तो वोलेटिलिटी है नेबरहुड में, जैसे म्यांमार में वहाँ की आर्मी ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया है, पाकिस्तान में भी सेम इस टाइप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। फिर बॉर्डर इशूज स्पेशली विथ पाकिस्तान ओवर कश्मीर, और हाल फिलहाल नेपाल के साथ भी दोस्तों काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, इन तीनों जगह पर हमारा इशू खड़ा हो गया था विथ नेपाल। फिर इनफिल्ट्रेशन एंड इमिग्रेंट इशूज है, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार से बहुत सारे हमारे पास इलीगल रिफ्यूजीज आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता है तो वो लोग भाग करके इंडिया आ जाते हैं। फिर वाटर जो है रिवर वाटर शेयरिंग में भी प्रॉब्लम है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। फिर तीस्ता का वाटर हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। कमिटी ने क्या क्या रिकमेंड किया दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बॉर्डर पर हम लोगों ने बहुत सारे इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स, चेक पोस्ट बनाने चाहिए, लैंड कस्टम स्टेशंस बनाने चाहिए, और बॉर्डर हाट्स हम लोगों को बिल्ड करने चाहिए। बॉर्डर हाट होता है दोस्तों जैसे बॉर्डर एरिया में कुछ ऐसा बाजार जहाँ दोनों देश से आकर के लोग अपना अपना सामान बेच सकें। फिर देखिए इंप्रूव करिए पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोस्तों हम लोग सेम हिस्ट्री सेम कल्चर सब कुछ शेयर करते हैं, तो हम लोग पीपल टू पीपल कनेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग बहुत सारे आपस के प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं।
फिर कीपिंग द डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन। देखिए जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बोला है कि टॉक एंड टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, यानी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म करेगा तब तक हम लोग बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अब अगर डिप्लोमेटिक डोर्स बंद कर देते हैं तो फिर मैटर का रिजॉल्व होना बहुत दूर हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग को डिप्लोमेटिक डोर्स, अगर सामने से बात नहीं कर सकते तो कम से कम बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। एनीवेज, कंटिन्यू द ऑलरेडी टेकन स्टेप्स लाइक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कोविड के टाइम पर या फिर अर्थक्वेक के टाइम पर हम लोग कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करिए अपने नेबर्स को। आइए दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी। इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी, तो एनर्जी डिप्लोमेसी होती क्या है? एनर्जी डिप्लोमेसी पर्टेन्स टू गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन एक्टिविटीज that aim to ensure a country's energy security while promoting business opportunities related to energy sector। तो एनर्जी डिप्लोमेसी ऐसी होती है बेसिकली कि गवर्नमेंट की जो फॉरेन एक्टिविटीज है, यानी दूसरे कंट्रीज के साथ ऐसा एंगेजमेंट जिससे हमारी कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो और साथ के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रमोट हो इन द एनर्जी सेक्टर। तो ये है एनर्जी डिप्लोमेसी। इसके दोस्तों क्या क्या गोल्स हैं? टू सिक्योर अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो ये गोल है। दूसरा गोल है यूज एनर्जी कैपेसिटीज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी कैपेसिटी को यूज करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए इंडिया अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी को कैसे कैसे परस्यू कर रहा है। तो सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया है सार्क के साथ। सार्क के साथ हमने पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है पावर बांग्लादेश को, नेपाल को और भूटान को। इंडिया एक्सपोर्ट्स पावर टू बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। फिर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए वी हैव कम अप विथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन वी हैव कम अप विथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। फिर पाइप कनेक्टिविटी हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रमोट करने का। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जो कि तुर्कमेनिस्तान से गैस लेगा और इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया को सप्लाई करेगा। तो तापी पाइपलाइन। देन देर इज न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, हमने यूएस के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया है। जापान के साथ भी इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया जा चुका है। फिर देर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन, प्लीज राइट इट डाउन। इंडिया भूटान के ताला, चूखा, कुरीचू और मांगाडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पावर इंपोर्ट करता है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन कि ताला, चूखा, कुरीचू और मांगाधेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहाँ पर है? तो भूटान में है। ठीक है, और यहाँ से इंडिया पावर इंपोर्ट करता है। जस्ट राइट इट डाउन। अगेन राइट इट डाउन कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ नेपाल इंक्लूडिंग द महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली प्रोजेक्ट एंड अरुण प्रोजेक्ट्स। तो महाकाली ट्रीटी, प्लीज राइट इट डाउन कि महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली, अरुण प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा सेती, फिर पंचेश्वर, ये सारे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं नेपाल के साथ। यहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, देखिए एनर्जी डिप्लोमेसी में क्या क्या चैलेंजेस है दोस्तों। तो एक तो है सोर्स फ्रॉम द सिंगल रीजन। हमारा 60% जो ऑयल एंड गैस इंपोर्ट होता है दोस्तों, वो पर्शियन गल्फ रीजन से ही होता है। ईरान और इराक, सऊदी अरबिया, इसी रीजन से हमारा 60% इंपोर्ट होता है ऑयल एंड गैस का। ठीक है, यानी डाइवर्सिफाइड सोर्सेस नहीं है हमारे पास। फिर पावर चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है दोस्तों, इतने एनर्जी सेक्टर बहुत हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, ये समझ लीजिए। ठीक है, और तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट भी है। अब बहुत सारे ग्रिड जो हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, और उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ग्रिड्स का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी का भी इशू आता है दोस्तों, क्योंकि ग्रिड्स का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर देखिए ओवर डिपेंडेंस है हमारा कोल के ऊपर। हमारा पावर जनरेशन का 50% जो है वो आता है कोल से। 50% ऑफ आवर पावर जनरेशन कम्स फ्रॉम कोल, जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 40% के आसपास है। फिर देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स है बहुत सारे, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है।
क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है दोस्तों एनर्जी डिप्लोमेसी में? एक तो करिए इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट कंट्रीज में वी शुड ट्राई टू इन्वेस्ट। फिर गेन जोग्राफिकल एडवांटेज से हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया जो है ये इधर हो गया आपका वेस्ट एशिया, और उधर यूरोप और अफ्रीका, और इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, और इधर है आपका चाइना, उधर है रसिया, ठीक है, और इधर है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इंडिया को बीचों बीच इस रीजन का अपने जोग्राफिकल एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट करिए फाइनेंशियल रिसोर्स एनर्जी सेक्टर में। फिर देखिए बेटर मॉनिटरिंग एंड कोऑपरेशन करिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिल करके। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये भी एक इंडिया के एनर्जी डिप्लोमेसी का एक टूल है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया गया था दोस्तों इंडिया एंड फ्रांस के साथ। इनिशियल मेंबरशिप प्रोवाइड की गई थी टॉरिड जोन की कंट्रीज को, टॉरिड जोन की कंट्रीज को। टॉरिड जोन कौन से होते हैं? देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है ज्योग्राफी में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सोलर रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर गिरती हैं, यानी मैक्सिमम सोलर एनर्जी इसी रीजन को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो इन कंट्रीज के लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड की गई थी सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है। बाकी बाद में ये ओपन कर दी गई सारे यूएन मेंबर्स के लिए, वो अलग बात है, ठीक है। और इस कंट्री के लोगों को कहा गया सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र कहा गया, ठीक है। और इसका गोल क्या है कि सोलर कैपेसिटी को बढ़ाना है, हम लोगों को अपने सोलर कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो इंडिया कैन बिकम अ की एनर्जी सप्लायर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे लास्ट सेंचुरी में मिडिल ईस्ट से फॉसिल फ्यूल्स एक्सपोर्ट किया गया है। फॉसिल फ्यूल्स का की सप्लायर कौन था? मिडिल ईस्ट था, पर्शियन गल्फ रीजन था, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को क्या कर सकता है इंडिया, उसको रिप्लेस कर सकता है। इंडिया कैन बिकम अ की एनर्जी सप्लायर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फिर देखिए आईएसए जो है क्रिएट कर सकता है ग्लोबल कोहेरेंस ऑन कॉमन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू सोलर सेक्टर, यानी फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल्स हैं उसको किस तरह से बनाना है, यानी बैटरी टेक्नोलॉजी किस तरीके की होगी, ठीक है। इस पर हम लोग कॉमन स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं दोस्तों। देखिए डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ने ही वाली है ड्यू टू ग्लोबल एंड नेशनल कंट्रीज अचीविंग नेट जीरो इमिशंस। नेट जीरो अगर टारगेट्स को फुलफिल करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। आईएसए ने पार्टनर किया है दोस्तों 32 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टू क्रिएट एंड मोबिलाइज 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाई 2030। 2030 तक जो है 1000 बिलियन 1000 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हम लोग को रेज करना है बाई 2030। और इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 32 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर किया है। बाकी आप देख लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स की। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आर सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी एक नेशन के बियॉन्ड इनका ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। सेटअप बाय सोवरेन स्टेट्स विच आर देयर शेयर होल्डर्स, यानी बहुत सारे कंट्रीज मिल करके ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से स्टार्ट करते हैं और वो कंट्रीज ही उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। दोस्तों इंडिया 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में थी और इसमें G20 प्रेसिडेंसी में मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स के लिए ट्रिपल एजेंडा सेट किया गया। ट्रिपल एजेंडा सेट किया गया मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स के लिए अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी। तो इस ट्रिपल एजेंडा में क्या क्या है दोस्तों? टू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को टारगेट करना चाहिए टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल पब्लिक गुड्स GPG, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो ये मैंडेट था दोस्तों। फिर देखिए फाइनेंस प्रमोट करना है ट्रिपलिंग सस्टेनेबल लेंडिंग लेवल्स बाई 2030, यानी अभी तक जितना हम लोग लेंड कर रहे हैं, यानी मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स कंट्रीज को लेंड कर रहे हैं, उसका 3 गुना उनको लेंड करना पड़ेगा बाई 2030।
फिर फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए बाई एंगेजिंग इन्वेस्टर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को एमडीबीज का फ़ायदा हो। देखिए एमडीबीज जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों। तो दे आर इंटरनेशनल पिलर टू स्टेबिलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे कोई भी क्राइसिस आती है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स ही उसको स्टेबिलाइज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2008 की ग्लोबल क्राइसिस के दौरान मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स ने 222 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया था। इवन कोविड क्राइसिस के दौरान जब इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स ने काफ़ी कंट्रीज को लोन वगैरह दिया है दोस्तों। एनीवेज, दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज by through investment in projects of infrastructure, energy, education, etc. They provide low cost long maturity financing. देखिए लोन तो लोग चाइना से भी ले लेते हैं, फिर वो क्या करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेलता है, ठीक है। यानी लोन ना चुका पाने पर वहाँ की कुछ रिसोर्सेज को हथिया लेता है। जैसे श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है, हम्बनतोता पोर्ट जो है वो चाइना ने हथिया लिया, ये डेट ट्रैप में उसको फंसा करके, ठीक है। लेकिन जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स है दोस्तों, वो लोग आपको जो लोन देंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है, लो कॉस्ट होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंस एमडीबीज का। इशूज क्या क्या है दोस्तों एमडीबीज के साथ, तो स्ट्रक्चरल इशूज हैं, फ्रेमवर्क बहुत आउटडेटेड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली यूएस यूरोप, उनको ज़्यादा पावर दिया गया है, कंपटीशन एंड कोऑर्डिनेशन एमडीबीज के बीच में बहुत कम है। फिर देखिए डेवलपमेंटल फाइनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर देखिए बहुत सारा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेज इमर्ज हो रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, फिर देखिए माइग्रेशन, फिर देखिए फाइनेंसिंग विथ राइडर्स। मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स दोस्तों जो भी कोई भी लोन वगैरह देते हैं तो बहुत सारे कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है। उन कंडीशनैलिटीज़ के कारण जो कंट्रीज लोन लेते हैं उनको कई बार फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। फिर फोकस ऑफ जो एमडीबीज है दोस्तों वो भी डिबेटेड है। वो लोग ऐसे सेक्टर्स में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिस सेक्टर्स में मतलब उनके अनुसार वो लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं, कंट्रीज को अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर देते हैं। फिर देखिए चाइना का भी इंक्रीज रोल हो चुका है दोस्तों मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स में। जैसे 2 एमडीबी चाइना में ही बेस्ट हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक्स और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है। तो इसके थ्रू चाइना क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर रहा है, पावरफुल कर रहा है। दोस्तों इंडिया ने ग्लोबल साउथ का भी कंसर्न रेज किया कि कुछ ग्लोबल साउथ जो कि डेट ट्रैप में फंस चुकी है, जैसे कोविड-19 वगैरह के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हो नहीं पाई, तो बहुत सारे लोन्स वो चुकाने में उनको प्रॉब्लम हो पा रही थी, तो इससे रिलेटेड भी इंडिया ने बात को उठाया था। आइए क्या क्या किया जा सकता है एमडीबीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो विजन डॉक्यूमेंट जो है एमडीबीज का उसको चेंज करिए, ठीक है। उसमें ये ट्रिपल मैंडेट को इंक्लूड करिए, जैसे एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, फोस्टरिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड इनकॉर्पोरेटिंग जीपीजी यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स, इसको प्रमोट करना उनके विजन डॉक्यूमेंट में ही इसको इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। फिर इंक्रीज द स्केल ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर पुअर एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। फिर देखिए न्यू फ्लेक्सिबल लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइए लोन डिस्पर्स करने के लिए। फिर सपोर्टिंग एक्टिविटीज आउटसाइड एमडीबी सिस्टम, जैसे एक तो आप लोन देते ही हैं, लोन के साथ उसको ऐसा कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करिए ताकि उनकी मतलब डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स वगैरह को वो लोग फुलफिल कर सकें। फिर एमडीबीज और आईएमएफ के बीच में कुछ क्लोज कोऑर्डिनेशन प्रमोट करिए, जैसे कि बहुत सारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स हैं, जैसे एनडीबी है, तो ये एक तरीके से चाइना से बेस्ट है। फिर एआईआईबी है, फिर एडीबी है, तो इन सभी को आपस में मिल करके और जो और एग्जिस्टिंग और बड़े एमडीबीज है जैसे वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ, इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर दोस्तों देखिए टाइमलाइंस फॉर प्रोजेक्ट जो है उसको श्रंक करिए, थोड़ा घटाइए। बहुत सारे डिसीजंस लेने में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बहुत टाइम लेता है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी श्रीलंका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था
तो ठीक है, ये पहले ही डिसीजन लेकर के इसको सपोर्ट दिया जा सकता था। डिसीजन लेने में इतना डिले कर दिया गया कि तब तक श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसने मतलब इसने अपना जो डेट है वो चुकाने से उस वो मतलब चुकाना ही बंद कर दिया, उसका पूरा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो खाली हो गया, तब जा करके आईएमएफ ने डिसीजन लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्विक डिसीजन होना चाहिए। फिर देखिए एमडीबीज का क्या क्या बेनिफिट है इंडिया को। तो एक्सेस टू मोर डेवलपमेंटल फंड, ये एक बेनिफिट है। क्विकर अप्रूवल्स फॉर प्रोजेक्ट, अगर हम लोग एमडीबीज के साथ एसोसिएट करते हैं तो। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल स्टैंडिंग वाया एमडीबीज। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट, ये सभी हम लोग को मिलता है एमडीबीज से। दोस्तों ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आइए देखते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वाज फाउंडेड बाय संघाई समिट इन 2001। ठीक है, और उस टाइम इसमें कंट्रीज थे रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखिए, रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6 कंट्रीज थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। फिर रसिया के बोलने पर इंडिया जुड़ गया इसमें, रसिया के बोलने पर इंडिया जुड़ गया, और चाइना के बोलने पर पाकिस्तान जुड़ गया। तो 8 कंट्रीज हो गए। और लास्ट ईयर 2023 में इंडिया के लीडरशिप में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। उस टाइम ईरान को भी इसका मेंबर बना लिया गया है। ठीक है, तो अब टोटल 9 मेंबर्स हैं। एंड प्लीज राइट इट डाउन, और राइट इट डाउन इन ऑर्डर ओनली कि फर्स्ट स्टेप में कौन कौन मेंबर थे। रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेकेंड स्टेप में इसमें 2 कंट्री जुड़ गए, इंडिया और पाकिस्तान। और अब इसमें एक नया कंट्री ऐड हुआ है, ईरान। ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना है। आपको याद रखना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में नहीं है, वो है चाइना के बीजिंग में। प्लीज राइट इट डाउन, इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना। इसके अलावा दोस्तों एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये भी ऑपरेट करता है एससीओ के अंदर ही, इसको भी लिख लीजिए, एससीओ के अंदर है रैट्स। ठीक है, और रैट्स का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, और ये ऑपरेट करता है एससीओ के अंदर। तो दोस्तों इंडिया ने जो एससीओ को चेयर किया है 2023 में, तो उसका थीम था टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। तो सिक्योर का यहाँ फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बस ऐसे समझ लीजिए, सिक्योरिटी पर काम करेगा, इकोनॉमी पर, कनेक्टिविटी, यूनिटी, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सब है, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको हेल्ड किया गया था, प्रेसिडेंसी की गई थी इसकी इंडिया के द्वारा। ठीक है, और अब आ जाइए आप सीधे सिग्निफिकेंस पर। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट लिसन टू इट। सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ का, तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया दोस्तों क्या है, नॉन अलाइंड से अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। पहले तो ये था कि हम लोग किसी की तरफ भी अलाइन होंगे नहीं होंगे, अब है कि हम लोग मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को फोकस करेंगे। तो मल्टी अलाइनमेंट के लिए एक तरफ तो हम लोग क्या है, क्वाड के मेंबर्स हैं, जिसमें कि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। और दूसरी तरफ हम लोग एससीओ के मेंबर्स हैं, जिसमें कि चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। यानी कि हम लोग हर एक टाइप के ग्रुपिंग्स के मेंबर हैं, तो इसी को बोला जा रहा है मल्टी अलाइनमेंट। फिर दोस्तों इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन फोस्टरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। जैसे एक ग्रुप है अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप, ये एससीओ नहीं बनाया था, एससीओ नहीं बनाया था। तो ये जो अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है दोस्तों, ये अफगानिस्तान में अभी चूंकि आप देख रहे हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। फिर देखिए इट विल स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की और इंडिया की जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है रिसेंटली। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एससीओ हम लोग अपने पाकिस्तान के साथ एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, एससीओ के प्लेटफॉर्म पे इवन चाइना के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एससीओ हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने में भी एससीओ कैन हेल्प, सच एज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तापी पाइपलाइन, या फिर आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, या फिर चाबहार प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने में इट कैन हेल्प, क्योंकि ईरान भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, फिर देखिए
It also will promote in regional trade and cultural ties. इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, ठीक है, इन द फॉर द प्रीलिम्स। काशी या फिर वाराणसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। तो विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ? तो दैट इज काशी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर दोस्तों और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है? फॉर फॉस्टरिंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। आपको पता है कि ये जो रैट्स जो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, ये एससीओ के अंदर ही वर्क करता है। फिर इट विल ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग इलीगल ड्रग ट्रेड। आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बहुत सारा अफीम और हेरोइन सप्लाई होता है दोस्तों। अगर एससीओ मेंबर्स चाह लें तो ये जितना यहाँ से हेरोइन और अफीम आपका सप्लाई होता है उसको बहुत हद तक काउंटर किया जा सकता है। फिर देखिए इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एक्सेस टू स्ट्रेटजिक मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में बहुत सारा यूरेनियम है। फिर तुर्कमेनिस्तान में आपको पता है कि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपके नेचुरल गैस है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये हमारा एससीओ से मेंबरशिप इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए देख लीजिए, जो रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका हेडक्वार्टर है बिस्केक में। बिस्केक आपको पता है किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी है। आप यहाँ कमेंट में मुझे बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी और तजिकिस्तान की राजधानी, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, इन सभी की राजधानी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो ये जो रैट्स है ये भी एससीओ के अंदर ही काम करता है दोस्तों। इसको एस्टैब्लिश किया गया था बिस्केक समिट में, ठीक है, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए रैट्स ऑपरेट्स अंदर एससीओ और इसकी हेडक्वार्टर है बिस्केक, किर्गिस्तान में। अगेन कुछ चैलेंजेस भी हैं एससीओ के साथ, जैसे बायलैटरल इश्यूज अमंग मेंबर स्टेट्स। आपको पता है कि इंडिया और चाइना की और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट है। फिर देखिए एंटी वेस्ट ग्रुपिंग, जो एससीओ है इसको जनरली ऐसा ज्यूम किया जाता है कि ये एंटी वेस्ट, एंटी यूएस ग्रुपिंग है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग अलाइन नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए प्रोजेक्ट्स इंडेंजरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, जैसे आपको पता है कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उसको एससीओ सपोर्ट करता है। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन से होकर के जाता है, तो ये हमारे सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। फिर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है दोस्तों, ठीक है, एससीओ चार्टर डज नॉट अलाउ एनी बायलैटरल डिस्प्यूट टू बी टेकन है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई इशू है तो वो एससीओ समिट में डिस्कस नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है। फिर देखिए फिर ये एससीओ के कारण चाइना और रसिया जो है वो आपस में बहुत क्लोज आ रहे हैं, और रसिया ट्रेडिशनली हमारा क्लोज फ्रेंड रहा है दोस्तों, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। फिर देखिए वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, तो लेवरेजिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर डेवलपमेंट, यानी हम लोग को डिफरेंट ग्रुप्स का में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर एक ग्रुप से जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है हमारे कंट्री के लिए उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ट्राई टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन रसिया एंड वेस्ट, ठीक है। प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, फोकस हमारा होना चाहिए टू प्रमोट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, बाकी हम किसी भी ग्रुपिंग के मेंबर बन सकते हैं। मेंटेन फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी कैसे बनेगी, जैसे एक तरफ एससीओ के मेंबर बन गए, एक तरफ क्वाड के मेंबर बन गए, एक तरफ ब्रिक्स के मेंबर बन गए, और एक तरफ हम लोग I2U2 के मेंबर बन गए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हम लोग को लाना चाहिए, ठीक है, कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसको कैसे हम लोग फुलफिल कर सकें, और डिसएग्रीमेंट्स जो है कंट्रीज के बीच में उसको घटा सकें। फिर आइए दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसको आपको लिख लेना है। जैसे ब्लैक सी है, ब्लैक सी, इसके चारों ओर कंट्रीज हैं, याद रख लीजिए, इस नाम से आपको याद रख लेना है। बुल्गारिया है, ये देखिए ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी के चारों ओर कंट्रीज है दोस्तों, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया। तो ब्लैक सी के चारों ओर जो कंट्रीज है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए BUR
GRT। तो बुल्गारिया, यूक्रेन, फिर रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया और तुर्की है। ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं ब्लैक सी के बॉर्डरिंग में। प्लीज राइट इट डाउन एंड रिमेंबर राइट नाउ, बाद के लिए नहीं, अभी के अभी उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो बहुत सारा मात्रा में वीट और सनफ्लावर ऑयल ये सब प्रोड्यूस करता है। इवन रसिया भी, तो रसिया भी वीट और सनफ्लावर ऑयल ये सब प्रोड्यूस करता है। और साथ के साथ रसिया से बहुत सारा फर्टिलाइजर भी आता है। और ये सब इंपॉर्टेंट है ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के लिए पूरे विश्व में। ठीक है, तो जब रसिया यूक्रेन पर अटैक करने लगा तो ब्लैक सी के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था वो प्रभावित हो गया दोस्तों। तो फिर यूएन और तुर्की ने मिल करके रसिया और यूक्रेन के बीच में डील कराया, ब्लैक सी ग्रेन डील, कि भाई तुम युद्ध करते रहो, लड़ाई करते रहो, लेकिन ब्लैक सी के थ्रू जो वीट उसको एक्सपोर्ट होने दो, वीट है उसको एक्सपोर्ट होने दो। ठीक है, तो 3 पोर्ट्स अलाउ कर दिए गए, देख लीजिए, चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और पीवदेन्यी। ये प्लीज़ तीनों जगह लिख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा अजीब है बट प्लीज़ तीनों जगह लिख लीजिए। और ये आपको लिखना है कि ये यूक्रेन का पोर्ट है इन द ब्लैक सी। दीज 3 आर पोर्ट्स ऑफ यूक्रेन इन द ब्लैक सी। तो रशिया ने अलाउ कर दिया कि इन 3 पोर्ट से आप वीट वगैरह जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये डील था इनिशियली फॉर 120 डेज, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता था, बट रसिया ने इसको 2 बार एक्सटेंड किया, फिर बाद में इसको एक्सटेंड करने से मना कर दिया। रसिया ने ये कहा कि देखो क्या क्या रीजन है कि जो रसिया का जो एक्सपोर्ट था उसको इससे बेनिफिट नहीं हो रहा था, रसिया के एक्सपोर्ट को इससे बेनिफिट नहीं हो रहा था। दूसरा कारण ये था कि जो यूक्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट है वो एक्सपोर्ट कर रहा था सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज में, मतलब अमीर देशों में यूक्रेन एक्सपोर्ट कर रहा था और गरीब देशों में बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा था। जो 3% जो है ग्रेन वही सिर्फ गरीब देश में एक्सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन। तो ये सब बोल करके ये रसिया ने ये ब्लैक सी ग्रेन डील को ऑफ कर दिया। इसके ब्रोकर कौन कौन थे लिख लीजिएगा। ब्लैक सी ग्रेन डील के ब्रोकर्स थे यूएन और तुर्की है। आपको पता है कि तुर्की भी ब्लैक सी के चारों ओर है, ब्लैक सी के चारों ओर 6 कंट्रीज हैं, BURGRT, बुरगरट, ऐसे करके आप याद रख लीजिए। बुल्गारिया, लिख लीजिए, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया, टर्की या तुर्की है। तो ये 6 कंट्रीज हैं बुल्गारिया के ये ब्लैक सी के चारों ओर। एनीवेज, अब इस डील को क्लोज करने से क्या क्या इंपैक्ट होता है, तो प्रीलिम्स के लिए जितना चीज़ होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब जस्ट आप देख लीजिए कि इस डील का ऑफ होने से क्या क्या इंपैक्ट होगा। इन्फ्लेशन होगा फूड प्राइसेस में। ठीक है, यूक्रेन के फार्मर्स को इसका नुकसान होगा। फिर इम्पैक्ट पड़ेगा पुअर्स पर, क्योंकि बहुत सारे पुअर्स को सस्ते दाम पर फूड नहीं मिल पाएगा। इम्पैक्ट ऑन एडिबल ऑयल इन इंडिया इंपोर्ट करता है दोस्तों आपको सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर फर्टिलाइजर्स का शॉर्टफॉल होगा ऑल ओवर वर्ल्ड। दोस्तों वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करिए, रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश करिए, स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस, ताकि इस टाइप के मैटर में यूएन जो है कुछ मतलब इम्पैक्टफुल रिजोल्यूशन ला सके। फिर क्या करिए, स्ट्रेंथन द ग्लोबल फूड सप्लाई चेन। ठीक है, जो फूड सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट ना हो 2 देशों के बीच की लड़ाई से। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। आइए दोस्तों एक टर्म देखते हैं, स्मार्ट पावर क्या है। लिख लीजिए, स्मार्ट पावर है इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो 2 टर्म थे पहले, एक था हार्ड पावर और एक था सॉफ्ट पावर। देखिए, पावर का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना अपने अकॉर्डिंग। हार्ड पावर तब कहेंगे जब दूसरे कंट्री के बिहेवियर को हम लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए मिलिट्री या इकोनॉमिक माइट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मिलिट्री या इकोनॉमिक माइट का प्रयोग कर रहे हैं तो देन दैट विल बी कॉल्ड हार्ड पावर। ठीक है, फिर दूसरे कंट्री के अगर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोग मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने कल्चरल एलिमेंट्स जैसे कि मूवीज, डांस, ड्रामा, योगा, ठीक है, आयुर्वेद, इन सब का प्रयोग करके अगर किसी कंट्री के बिहेवियर को मोल्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट पावर। ठीक है, और अगर हार्ड और सॉफ्ट पावर के प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे स्मार्ट पावर। जस्ट राइट इट डाउन, स्मार्ट पावर इज नथिंग बट हार्ड प्लस सॉफ्ट पावर।
तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि स्मार्ट पावर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज करंट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। यानी इंडिया वर्ल्ड के साथ अभी स्मार्ट पावर से डील कर रहा है, ना कि हार्ड पावर, ना कि सॉफ्ट पावर से। फिर अगला आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, देखिए स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस, just write it down. A strategic clean energy partnership is an agreement between India and US. So only that much is important. तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। तो यूएस करेगा साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी, इसको फॉर्म करेगा। फिर नेट जीरो विलेजेस क्रिएट किया जाएगा इंडिया के अंदर। फिर एडिशन किया जाएगा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। देखिए जो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, इसके क्या क्या पिलर्स हैं। तो एक पिलर है रिन्यूएबल एनर्जी पिलर, दूसरा है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर, तीसरा है पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी पिलर, फिर है रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, फिर है इमर्जिंग फ्यूल्स पिलर। तो ये सब है। देखिए आपको फिलहाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच के एक एग्रीमेंट है। बाकी तो नाम से ही सजेस्ट पता चल जाएगा कि ये क्लीन एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है दोस्तों। इंडिया और यूएई ने साइन किया है ए पैक्ट टू ट्रेड इन लोकल करेंसीज, अ पैक्ट टू डील इन लोकल करेंसीज। तो फिलहाल आपको बस इतना याद कर लेना है, ठीक है, कि इसमें तो इंडिया की करेंसी तो आपको पता ही है कि INR है, इंडियन नेशनल रुपीज, और यूएई की जो करेंसी है उसका नाम है दिरहम। यूएई की कौन सी करेंसी है? दिरहम। तो दिरहम रूपी ट्रेड के लिए इंडिया और यूएई ने डील साइन कर ली है। और अब हम लोग यूएई से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग उनको रुपी में पेमेंट करेंगे, और यूएई इंडिया से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करेगी तो दे विल पे अस इन दिरहम, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन। आपको बस इतना लिख लेना है कि देयर हैज़ बीन एन एग्रीमेंट फॉर रूपी दिरहम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि दिरहम क्या है। दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूएई, ठीक है। और इस एग्रीमेंट का नाम है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो उसको लिख लीजिए। तो इसके तहत और क्या क्या चीज़ें एग्री की गई है दोस्तों, कि इंडिया का जो यूपीआई है, इंडिया का यूपीआई है, और यूएई की इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है IPP, यूएई की इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म और इंडिया के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो रुपे कार्ड है इंडिया का, रुपे स्विच इंडिया का, और यूएई का यूएई स्विच, इन दोनों को भी दोस्तों लिंक कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैसेजिंग फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, इंडिया स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विल बी लिंक्ड विथ मैसेजिंग सिस्टम इन यूएई, ठीक है। तो इंडिया का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, उसको लिंक किया जाएगा विद द मैसेजिंग सिस्टम इन यूएई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या किया गया है, एक MOU साइन किया गया है कि IIT दिल्ली का एक कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा अबू धाबी में। इसको लिख लीजिए कि IIT का पहला कैंपस इस्टेब्लिश किया गया था तंजानिया में, IIT का पहला अब्रोड कैंपस इस्टेब्लिश किया गया था तंजानिया में, और IIT दिल्ली का दूसरा कैंपस इस्टेब्लिश किया जा रहा है अबू धाबी में, यानी कि यूएई में, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए कि सिग्निफिकेंस क्या है यूएई की इंडिया के लिए। तो ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों, और हम लोग $85 बिलियन का ट्रेड करते हैं, ठीक है। और यूएई के साथ हमने हाल फिलहाल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। आइए दोस्तों अब आते हैं हम लोग एक और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर जिसका नाम है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का अभी हाल फिलहाल फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग कंक्लूड हुआ थाईलैंड में, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। प्लीज राइट इट डाउन। बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट इज इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में फॉर्म किया गया था। इसके इनिशियल मेंबर्स थे दोस्तों, प्लीज राइट इट डाउन। स्टेप 1 में कौन कौन से मेंबर्स थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। स्टेप 1 में 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। स्टेप 2 में यानी 2004 में इसमें मेंबर्स जोड़ दिए गए आपके म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को पहले ही जोड़ दिया गया, बट स्टेप 2 में ये सारे जोड़े गए हैं। पहले थे मेंबर्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बाद में मेंबर्स जोड़े गए म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। तो अब इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और फिर म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो ये मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, बाकी सारे ग्रुपिंग्स की तरह क्या करेगी? सोवरेन इक्वालिटी प्रमोट करेगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रमोट करेगी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये सब प्रमोट करेगी। इंडिया के लिए बिम्स्टेक की क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों? तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये सिग्निफिकेंट है। फिर देखिए, जो लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, उसका डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, फिर देखिए, बे ऑफ बंगाल को जो है सिक्योर बनाया जा सकता है, पायरेसी फ्री बनाया जा सकता है इन कंट्रीज के हेल्प से। ठीक है, इट विल अलाउ इंडिया टू पुश अ कंस्ट्रक्टिव एजेंडा। इस रीजन में कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पुश कर सकता है इंडिया इन कंट्रीज के हेल्प से, और चाइनीज प्रेजेंस को भी काउंटर कर सकता है। देख लीजिए दोस्तों, बिम्स्टेक कंट्रीज के जो सारे पॉपुलेशन है मिला करके वर्ल्ड का 22% पॉपुलेशन बनाते हैं। कंबाइंड जीडीपी है दोस्तों 2.7 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, फिर ऐसे तो अभी से बहुत ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि इंडिया का जीडीपी भी 3 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है। एनीवेज, फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज, इन सब में इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। लिख लीजिए, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप है, यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है, और नाम से ही पता चल रहा है क्राइसिस के टाइम में ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन सी क्राइसिस में सपोर्ट करेगा उसको भी लिख लीजिए, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस में ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और उसमें अभी नया एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल और मिशन इनोवेशन दोनों को होस्ट किया इंडिया ने। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल क्या है और मिशन इनोवेशन क्या है। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल है दोस्तों एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है दोस्तों क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। प्लीज लिख लीजिए कि इसमें 29 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। ऑब्वियसली तभी तो इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इसके इवेंट को इंडिया में। फिर देखिए, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल का जो सेक्रेटेरिएट है दोस्तों, उसको ये भी लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस में उसको होस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल का जो सेक्रेटेरिएट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर में ही उसको भी जगह दिया गया है। इसको भी लिख लीजिए आप। देख लीजिए, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल क्या है, मैंने बता दिया है आपको कि एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका पर्पस है टू एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी टू इनकरेज ट्रांजिशन टू ए ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। तो नाम से ही पता चल रहा है क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल, तो जाहिर सी बात है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर इम्फेसिस होगा। इसने क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए? तो इसने लॉन्च किया दोस्तों क्लीन एनर्जी मरीन हब्स, क्लीन एनर्जी मरीन हब्स। ठीक है, को किसने लॉन्च किया है? क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये मैरी टाइम सेक्टर में जीरो एमिशन को प्रमोट करेगा। कौन? क्लीन एनर्जी मरीन हब्स। आइए दूसरा देखते हैं, मिशन इनोवेशन क्या है दोस्तों? तो मिशन इनोवेशन है ग्लोबल इनिशिएटिव टू मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है,
इसको दो फेजेज में लॉन्च किया गया था। एक 2015 में इसका फेज 1 लॉन्च हुआ था और 2021 में मिशन इनोवेशन का फेज 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल 23 मेंबर्स हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल में कितने मेंबर्स हैं? 29 मेंबर्स हैं, और इंडिया भी उसका एक पार्ट था। मिशन इनोवेशन में 23 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। तो मिशन इनोवेशन भी दोस्तों क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग ही है, क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग ही है। तो ये क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, इन सबको प्रमोट करेगा। फिर CCUS टेक्नोलॉजी, इन सबको ये प्रमोट करेगा। आइए दोस्तों, एक ग्रुप है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये शॉर्ट फॉर्म के साथ फुल फॉर्म भी लिख लीजिए पहले तो आप। CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये जो CPTPP है दोस्तों, उसके नीचे लिखे कि इसने सक्सीड किया है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, सिर्फ था नाम पहले TPP। तो TPP को सक्सीड किया है CPTPP ने। TPP को इसने कब सक्सीड किया? जब US ने TPP से विड्रॉ कर लिया। पहले US मेंबर था इस पुराने वाला ग्रुप का, किसका? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। फिर US उस ग्रुप से निकल गया। आपको पता है कि US बहुत सारे ग्रुप से निकलता रहता है, ये US का पुराना नियम है दोस्तों। ठीक है, कि ग्रुप्स वगैरह को डिसरप्ट करते रहना। तो जब US उससे निकल गया तो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्राइस्टेन कर दिया गया, यानी कि नया नाम दे दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, कि पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था और फिर जब US निकल गया तो क्या नाम हो गया। ठीक है, और अब आप उसमें लिख लीजिए कि अभी इसमें 11 कंट्रीज हैं। 11 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। प्लीज राइट ऑल दीज नेम्स। देयर आर 11 कंट्रीज इन द CPTPP: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, और ये इन 11 कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये जो CPTPP है, ये इन 11 कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इन 11 कंट्रीज के साथ प्लस में लिख लीजिए कि UK जो है, यानी यूनाइटेड किंगडम, ये इसका अभी लेटेस्ट मेंबर बना है। यानी कि अब CPTPP में कितने मेंबर्स हो गए? 12 मेंबर्स हो गए। तो बस हो गया, आपका प्रीलिम्स का पार्ट कवर हो गया। देखिए, अब देख लीजिए कि सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों CPTPP की। तो जो कंट्रीज हैं उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं इसमें, वर्ल्ड GDP की 13% ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट एंड लेबर राइट्स को, एलिमिनेट करेगा टैरिफ्स को। ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो टैरिफ वगैरह को और जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस ही करेगा। इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इंडिया इसका पार्ट होगा दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बहुत सारा क्या हो सकता है, इंडिया में मिल्क एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इंडिया के मिल्क फार्मर्स को उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इट माइट रेस्ट्रिक्ट द मार्केट ऑफ जेनरिक मेडिसिन फॉर इंडिया। ठीक है, और फिर हो सकता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इम्पोर्ट कंपटीशन ना झेल पाए ड्यूटी फ्री रेजिम में। तो दीज आर द रीजन्स इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPTPP। अगेन, वाई शुड इंडिया ज्वाइन CPTPP? यानी CPTPP इंडिया अगर ज्वाइन करता है तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों? अगर टैरिफ रिड्यूस करेंगे तो इंडिया के भी मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना होगा? कंपटीशन में आना होगा, तो विच विल इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस। फिर न्यू क्लाइंट्स को का हमें एक्सेस मिलेगा दोस्तों। फिर मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो दीज आर सम जनरल पॉइंट्स। एकदम हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, और जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 2 से 3 लाइन में आप बस लिख दीजिए कि रसिया ने जैसे ही यूक्रेन को अटैक किया, तो जर्मनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। तो आपको पता है, चल ही रहा होगा नाम से, कि ये लोग मिसाइल डिफेंस पर वर्क करेंगे, कि अगर मिसाइल वगैरह से अटैक किया जाए यूरोपियन कंट्रीज को तो उससे ये लोग अपने आप को बचा सकें। रसिया ने यूक्रेन को जैसे अटैक किया तो जर्मनी ने न्यू ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट किया, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। ठीक है, और अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? 19 मेंबर्स हैं ये यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव्स में। बस नाम एक बार देख लीजिए, जैसे बेल्जियम है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है, नॉर्वे, स्लोवाकिया है, UK है, और हाल फिलहाल इसमें ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया है। किसमें? यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। जस्ट रिमेंबर कि इट वाज स्पीयर हेडेड बाई जर्मनी
वो भी कब? जब रसिया ने अटैक किया यूक्रेन को। फिर दोस्तों प्लीज राइट इट डाउन कि ये ऑर्न की आइलैंड्स क्या है। देखो ऑर्न की आइलैंड्स है, इधर बहुत सारा आपका यूके है, तो यूके का ये वाला पोर्शन को बोलते हैं स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड से थोड़ा सा दूर पर है यही ऑर्न की आइलैंड्स। तो ऑर्न की आइलैंड्स को स्कॉटलैंड का ही पार्ट माना जाता है, स्कॉटलैंड का ही पार्ट माना जाता है। स्कॉटलैंड का पार्ट है यानी कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हो गया, स्कॉटलैंड का पार्ट है यानी यूके का पार्ट हो गया, ठीक है। बट हाल फिलहाल यहाँ के ऑर्न की आइलैंड्स के लोगों ने बोला है कि हम लोग को ये यूके का पार्ट नहीं रहना है, हम लोग को नॉर्वे का पार्ट रहना है, ठीक है। इससे नियरेस्ट कंट्री यहाँ पर नॉर्वे ही है दोस्तों, इधर है नॉर्वे। आप प्लीज़ इसको एक बार मैप में देख लीजिए, नॉर्वे और यूके को मैप में एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट राइट इट डाउन कि ऑर्न की आइलैंड्स पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ब्रैकेट में कर दीजिएगा यूके, ठीक है, और प्रपोज्ड टू स्प्लिट फ्रॉम यूके एंड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जुलाई मंथ्स का आईआर करंट अफेयर्स भी फिनिश होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं करंट अफेयर्स के। आगे हम लोग अगस्त सितंबर आगे आगे का भी करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, और आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, और जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ ट्राई टू फॉलो दैट, इट विल हेल्प यू इमेंसली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।